नमस्कार बच्चों। हमने अपनी पिछली क्लास में दुख का अधिकार पाठ के प्रश्न उत्तर करवाया था। आप मेरा पिछला वीडियो जो देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मैंने उसमें ये जो पीछे प्रश्न उत्तर है लिखित, मौखिक, लिखित और 50 से 60 शब्दों का जो लिखने का था वो हमने कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब लिख चुके होंगे। आज हम करने वाले थे आशय स्पष्टीकरण। तो मैं चलती हूँ सीधे वहीं आशय स्पष्टीकरण पर। देखिए, ग का क्वेश्चन है आशय स्पष्टीकरण का। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिरने नहीं देती, गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती है। यहाँ पर लेखक यशपाल पोशाक, हमारा जो पहनावा है उसकी विशेषता बताते हैं और उसकी तुलना कर रहे हैं किससे? उसकी तुलना किससे कर रहे हैं? वायु की लहरों के साथ उसका तुलना कर रहे हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को, एक है कटी हुई पतंग और दूसरा है हमारी पोशाक। सो इन दोनों के बीच जैसा एक तुलना संबंध बता रहे हैं कि जैसे वायु की लहरें, हवा जो है वो कटी हुई पतंग को अचानक से नीचे नहीं आने देती, उसी तरीके से हमारी पोशाक, अच्छे कपड़े अगर हम पहन के बैठे हैं शादी विवाह इत्यादि के, तो हमें ज़मीन पर बैठने में मुश्किल होती है। यही बात यहाँ पर लेखक यशपाल ने बताया है। पहला करना है आपको। दूसरा है, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यहाँ पर बाजार में लोग जो खड़े हैं वो बुढ़िया जब बेटे के मरने के दूसरे दिन ही आ गई बाजार में खरबूजे बेचने के लिए, तब लोगों ने जो कुछ कहा है उसे यहाँ पर लेखक ने लिखा है। बाजार के लोग बुढ़िया की परिस्थिति को नहीं समझते और उसे ताने मार रहे हैं। वे कहते हैं कि इस बुढ़िया के लिए सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। तीसरा क्वेश्चन, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुख होने का भी एक अधिकार होता है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक यशपाल ने सामाजिक विषमता, विषमता का चित्र खींचा है। वर्ग भेद का चित्र खींचा है। वर्ग मैंने कहा था पहले ही कि क्लास को लेकर एक जो अंतर आता है, अमीर आदमी कितने भी दुख मना सकता है और गरीब आदमी को दुख मनाने का भी समय नहीं होता। सो ये जो सामाजिक भेदभाव है अमीरी को लेकर के, गरीबी को लेकर के, उसका एक कठोर चित्र लेखक यशपाल ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बच्चों, ये तीनों आपको
लिखना है। अब मैं चलती हूँ भाषा अध्ययन की ओर, जो आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाषा अध्ययन निम्नांकित शब्द समूहों को पढ़ो और समझो। कंघा, पतंगा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध। अब इनको लिखा कैसे गया हिंदी में? ये जो पहला वाला है बच्चों, ये पुराने ज़माने का है और इसमें है पंचम वर्ण। जैसे पंचम वर्ण का फर्स्ट लाइन में बताती हूँ, क, ख, ग, घ। घ के बाद क्या आता है? अंग। So this Pancham word is depicted in the form of अनुस्वार। That dot देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये जो बिंदी है, बिंदी, हिंदी की बिंदी, इसको बोलते हैं अनुस्वार। सो ये पंचम वर्ण जब आप हिंदी के अल्फ़ाबेट पढ़ते हो, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। सो ये अंग, इया, आड़ा, न और म, ये अल्फ़ाबेट को दिखाने के लिए हिंदी में क्या लगाई जाने लगी? बिंदी लगाई जाने लगी। कैन यू सी बिंदी? यस, यस चिल्ड्रन। सो इस बिंदी को क्या कहते हैं? इस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, इसको कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। और यही पंचम वर्ण कभी अनुस्वार में, कभी हमें साउंड में आता है म, कभी साउंड में आता है न। जैसे ये संबंध में म और न है। ठंडा, इस ठंडा में ये ण है, ण है। चंचल में ये इया है, समझ रहे हो? ये इया है। और ये दो पतंगा और कंघा, ये है। समझ में आ गया बच्चों? पंचम वर्ण जब मैं अनुस्वार अनुनासिक फिर से करवाऊंगी, आई विल टेक दिस टॉपिक इन डिटेल। पर यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ लो दिया गया है कि पंचम वर्ण क्या है और पंचम वर्ण को अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में कैसे दिखाया गया है। दूसरा है, देखिए, अक्षुण्ण सम्मिलित द्वनि चवन्नी अन्न। ठीक है, अब इनको भी कैसे बताया गया है? ये सब नहीं हो रहे हैं, ये सब अनुस्वार का रूप नहीं ले रहे हैं। घ वाले में देखिए, संशय, संशय, संसद, संरचना, संवाद, संहार। सो इनमें भी अनुस्वार लगा है। दूसरी तरफ नीचे देखिए, अंधेरा, बांट, मुंह, ईंट, महिलाएं, में एंड मैं। ध्यान दो कि अंग, इया, आड़ा, न और म, ये पांचों पंचमाक्षर, मतलब फिफ्थ लेटर ऑफ द लाइन, पंचमाक्षर कहलाते हैं।
इनके लिखने की विधियाँ तुमने ऊपर देखी। इसी रूप में या अनुस्वार के रूप में, इधर इट इज रिटेन अंगन्य या तो सिर्फ डॉट के रूप में, अनुस्वार के रूप में। इन्हें दोनों में से किसी भी तरीके लिखा जा सकता है, दोनों ही शुद्ध हैं। जैसे संबंध में दोनों तरीका, मतलब दोनों तरीका ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, डॉट डॉट लगा दिया संबंध चलेगा, और आधा म और आधा न लिखा चलेगा, दोनों शुद्ध हैं। हाँ, एक पंचमाक्षर है, जब 2 बार आए तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। यहीं पे देखिए सेकेंड लाइन में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ। जब 2 बार आए, 2 बार अनुस्वार आए तो अनुस्वार नहीं आएगा, तब उसको कैसे लिखेंगे? अम्मा, अन्ना, ऐसे। इसी प्रकार इनके बाद यदि अंतस्थ, अंदर से आती है जो, य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह आदि हो तो अनुस्वार का प्रयोग होगा, परंतु उसका उच्चारण पंचम वर्णों में से किसी भी एक वर्ण की भांति हो सकता है। जैसे संशय संरचना में न है, सम प्लस वाद में संवाद में म है, संहार में अंग के रूप में है, उसको सिर्फ एक डॉट लगा देते हैं। ब्रैकेट में देखिए सिर्फ एक डॉट दिया, दैट इज बिंदी। बिंदी यह चिन्ह अनुस्वार का है और चंद्र बिंदी यह चिन्ह अनुनासिक का है। बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके व्याकरण में। सॉरी, हाँ, एक मिनट। ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। इन्हें क्रमशः बिंदी और चंद्र बिंदु भी कहते हैं। दोनों के प्रयोग और उच्चारण में अंतर है। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है और अनुनासिक का स्वर के साथ होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अनुस्वार अनुनासिक में अंतर। चलिए, आपके पर्यायवाची भी आपको 2 नंबर का है बच्चे। ये पर्यायवाची भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ईमान का पर्यायवाची चलिए बताइए, ईमान का क्या लिखेंगे? वो तो विलोम शब्द हो जाएगा अगर बेईमान लिखोगे तो। फिर ईमान का क्या आएगा? ईमानदार। हाँ, किसको बोलते हैं ईमानदार? जो वफादार हो, है ना। ईमान का क्या आएगा बताओ? ओहो, ईमान का आएगा क्या आएगा? बोलिए। ईमान का आएगा वफादार। वफा, सिर्फ वफा होगा। ईमान सच्चाई हो सकता है, सत्य, सच्चा, ठीक है, सच्चा, ये हो सकता है। बदन का क्या आएगा? बदन का शरीर हो सकता है बच्चों,
शरीर, बदन का शरीर, तन, है ना, तन भी हो सकता है बदन का। अंदाजा, बोलिए अंदाजा का क्या होगा? अनुमान, अनुमान, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना। बेचैनी, बेचैनी का क्या होगा? बेचैन, अधीर, अधीर, बेचैन। और गम का क्या होगा? शोक। यस, तो गम का होगा शोक। ईमान का वफादार, वफा, सत्य, सच्चा। और कुछ लगता है बच्चों तुम लोगों को? ढूंढ करके सही सही लिखिएगा, ठीक है? आप गूगल से भी पूछ सकते हैं ईमान का क्या होगा। ईमान, धर्म, ऐसा होता है ना। बदन, शरीर, तन, अंग। अंदाजा, अनुमान लगाना। बेचैनी, अधीर होना। गम, शोक। ये वाला उत्तर आप ये टेक्स्ट बुक में ही लिख लें, ठीक है? राइट इन टेक्स्ट बुक ओनली। ओके, दर्जा, दर्जा का क्या होगा? बोलिए, दर्जा का होगा श्रेणी, श्रेणी। दर्जा यानी क्लास, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? तो आप श्रेणी लिखिए, वर्ग लिखिए, वर्ग, दर्जा। जमीन तो बहुत सारा है। जमीन का क्या आएगा बच्चों? धरती, भूमि, भूमि की स्पेलिंग देख लीजिए, हाँ, भूमि। और जमाना का क्या आएगा? दुनिया, है ना, जमाना, दुनिया। संसार भी आएगा, जमाना, संसार। संसार। बरकत, बरकत का बोलो? वृद्धि। स्पेलिंग ध्यान से, हाँ बच्चों। वृद्धि, विकास, विकास। एंड प्रगति भी आएगा, प्रगति। ठीक है बच्चों? सो इस तरीके से आपका ये पर्यायवाची हो गया। इसे आप टेक्स्ट बुक में ही लिख के रखिएगा। हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप वीडियो बार बार देख करके ये सब शब्दों को नोट डाउन कर लेना बच्चों, छोड़ना मत कि बाद में करोगे। ओके, शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट करके लिखिए। शब्द युग्म क्या होता है बेटा? इसी तरीके से जैसे दो शब्द साथ में आते हैं ना, बेटा बेटी, चाय वाय, सत्य सत्य, इस तरीके से इसे शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म मतलब दो शब्द एक साथ में आता है, भले ही वो पर्यायवाची हो सकता है एक दूसरे का, भले ही वो एक सार्थक होगा दूसरा निरर्थक होगा, अपोजिट वर्ड भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ जब आते हैं ना बच्चों तो उसे कहते हैं शब्द युग्म। बेटा बेटी, खसम लुगाई, हाँ, ये शब्द युग्मों को छांट करके लिखना है किताब में से।
चलिए एकाक शब्द युग्म मैं ऊपर से देखने की कोशिश करती हूँ आपके लिए। शब्द युग्म, अरे ये कौन सा आ गया? ओके, हम बहुत ज़्यादा पीछे आ गए। ओके, ओहो, हाँ, विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, दरवाजा खोल देती है। परिस्थिति, अड़चन, फुटपाथ, ज़मीन पर, खरबूजे, अंडे, कपड़े से मुंह। ये देखिए, फफक फफक कर। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा शब्द कैसा हो गया? शब्द युग्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, यही देखिए, आप सीधा इसको पूरा उठा लीजिए। ओह, किधर गया? ओहो, यहाँ देखिए, पूरी एक लाइन में दिया गया है। ये रहा, बेटा बेटी, धर्म ईमान, सब इनके लिए रोटी का टुकड़ा है। सो ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया, क्या बन गया? शब्द युग्म। इवन देखो, ये आते जाते, आते जाते, ये सब क्या बन गया? शब्द युग्म। ईमान, धर्म। सो वो शब्द युग्म थे। इवन देखो, ये भी शब्द युग्म है, 15-15 मिनट। सो ये सब शब्द युग्म कहलाते हैं। दो दो डॉक्टर, इवन दिस। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपको ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, पाठ के संदर्भ में के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना। बंद दरवाजे खोल देना मतलब बहुत सारे मौके उपलब्ध होना। कहते हैं, जब रमेश ने 10वीं कक्षा में या डॉक्टरी के एग्ज़ाम में प्रथम आया तो बहुत सारे हॉस्पिटल उसे बुलाने लगे। हाँ भैया, उस बंद दरवाजे उसके लिए तो सब बंद दरवाजे खुल गए हैं। मतलब बहुत सारे मौका, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना। निर्वाह करना, किसी तरीके से गुजारा करना है। जैसे मैं टीचिंग करके अपने जीवन का निर्वाह करती हूँ, ठीक है। भूख से बिलबिलाना, भूख से तड़पना, रोना। सड़क पे हमने गरीब को देखा, भूख से बिलबिला रहा था। कोई चारा ना होना, कोई सल्यूशन ना होना। शोक से द्रवित हो उठना, किसी का दुख देख करके बहुत दुखी हो जाना। ओहो, सीधे शब्दार्थ पर आ गया ये तो। चलिए, ये रहा। शब्द युग्म शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। बस यही बच्चों, यही है शब्द युग्म। इसे कोई वाक्य में प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। दिस इज ऑल इट इज शब्द युग्म। मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ बच्चों, मालूम है, कभी कभी अपठित गद्यांश में बोला जाता है कि पैराग्राफ में से शब्द युग्म ढूंढ करके लिखो। बच्चों को ये नहीं पता होता कि शब्द युग्म क्या होता है। दे गेट कन्फ्यूज। इसीलिए यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हैं बच्चों, ये सब शब्द युग्म है, ठीक है। ऑल शब्द युग्म। निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ वाक्य और बनाइए। उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, कपड़ा लाना होगा, जैसी नियत होती है वैसी बरकत होती है, भगवाना
बेटा ये सब नहीं लिखना, यू डोंट हैव टू राइट। व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। तो आप तो बच्चों अभी घर पे हो, माता पिता के साथ में बैठ कर के इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि हाँ भाई, पोशाक कितनी ज़रूरी है। व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक से होती है। मतलब अगर टीचर रोज़ अच्छे कपड़े पहन कर आए तो बच्चों को लगता है कि अरे टीचर बहुत सेठानी है, हाँ? ओके, ऐसा मतलब सोचा जा सकता है। ठीक है, सो कैसा लगता है? ऐसे भी तो होता होगा कि टीचर भले ही अच्छे कपड़े ना भी पहन कर आए तो भी उसके काम, उसके ढंग से भी पता चलता है कि नहीं, शी इज़ डूइंग हर वर्क वेरी वेल, ओके, ही और शी डूइंग हिज वर्क वेरी वेल। सो पोशाक हाँ अवश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं पर जाते हैं तो लोग सबसे पहले हमारे कपड़े ही देखते हैं, लेकिन फिर बाद में चल करके लोग कपड़ों से नहीं, इंसान के काम से भी जुड़ते हैं। यदि आपने भगवाना की माँ जैसी किसी दुखिया को देखा है तो उसकी कहानी लिखिए। पता कीजिए कौन से सांप बिसल है। बच्चों आपको ये सब कुछ भी करना नहीं है, ठीक। आपको ये सब शब्दार्थ देख लीजिए। पोशाक के सब हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से दिखा दिया। ये हो गया आपका दुख का अधिकार चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। बच्चों अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए जो मैंने काम दिया वो है, फिर से एक बार बता देती हूँ बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर ग के तीनों आशय स्पष्टीकरण लिखना है। पंचम वर्णों को लिखना है। थोड़ा सा ये समझ करके अपना एक नोट्स बनाओ। अनुस्वार यानी बिंदी, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी, और सिर्फ इन शब्दों को लिख लीजिए। और ये पर्यायवाची बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, यू राइट इन द textbook itself, but write, it is very important. For 2 marks Paryavachi is going to come out of 80. Rest only, you don't have to do anything. शब्द युग्म किसे कहते हैं? बस ये जो क्वेश्चन नंबर 5वें में शब्द युग्म दे दिया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं मिलूँगी, धूल चैप्टर ले करके आऊँगी। आप ये सब पूरा काम अपना समाप्त करके रखिएगा। नमस्कार बच्चों।